28 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13 देश जुड़े हैं ब्रिक्स से। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया गया है और इस सम्मेलन में 13 पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं। ये देश हैं अफ्रीका के हैं अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा। यूरोप से है बेलारूस। लैटिन अमेरिका से है बोलीविया और क्यूबा। एशिया से जुड़ा है तुर्की। दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। और मध्य एशिया से जुड़ा है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये देश जुड़े हैं इस बार। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। और इसी के साथ ही 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था। वर्ष 2009 से ब्रिक्स के नियमित शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो भारत ने कौन सी नई पहल शुरू की है? महामारी निधि परियोजना और पशुधन जनगणना। तो इस पहल को शुरू किया है भारत सरकार ने। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्र ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन जनगणना शुरू की है। तो 21वीं पशुधन जनगणना है। नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। पशु जनगणना पहली बार मोबाइल ऐप से होगी और इसका ये फायदा होगा कि ये सिर्फ 4 महीने में गणना पूरी कर ली जाएगी। इसमें पहली बार जो छोटा जानवर होता है जैसे गाय और कुत्तों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। पशुधन जनगणना नीति निर्माण और पशुओं में बीमारियों को सीमित करने में ये प्रमुख भूमिका निभाएगी। महामारी निधि परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो महामारी की तैयारी और प्रतिक्रियाओं के लिए इसका शुभारंभ किया गया है महामारी निधि परियोजना का। और सरकार 2030 तक देश से खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुधन गणना के बारे में जान लेते हैं। तो पशुओं की संख्या को पशुधन गणना कहते हैं। पशुधन गणना में देश में मौजूद सभी पशुओं की गिनती की जाती है। भारत में पहली बार पशुधन गणना वर्ष 1919 में हुई थी और इसके बाद से प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार पशुधन गणना की जाती है। वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन गणना आयोजित की गई थी और इस बार है 21वीं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत को कौन सी रैंक मिली है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक? तो यह पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत को मिला है 176वीं रैंक। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 176। तो हाल ही में जारी पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक माना गया है। भारत को 180 देशों में से 176वें स्थान पर रखा गया है। शीर्ष रैंकिंग की बात करें तो यूरोपीय देश लग्जमबर्ग को शीर्ष स्थान दिया गया है और निचली रैंकिंग में प्रशांत द्वीपीय देश किरिबाती को वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव, इजराइल और एंड जो एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है biodb.com। तो biodb.com ने इन दोनों ने संयुक्त रूप से तैयार और जारी किया है। ये सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया है। इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यह दर्शाता है कि देश अपनी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की किस प्रकार रक्षा कर रहे हैं।
देशों की रैंकिंग करते समय सूचकांक कई महत्वपूर्ण कारकों का मूल्यांकन करता है। ये मूल्यांकन के जो कारक हैं, तो खतरे में पड़े पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संख्या, संरक्षित क्षेत्रों का आकार और गुणवत्ता, आवासों का स्वास्थ्य और देश के संरक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता। तो ये मूल्यांकन के कुछ प्रमुख कारक है। और रैंकिंग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं इसने दे रखे। भूमि प्रबंधन है, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन और भविष्य के रुझान। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और जर्मनी के बीच 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता किसने की है? तो ये सह अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने। बी ऑप्शन सही जवाब। तो भारत और जर्मनी के बीच 7वें अंतर सरकारी परामर्श, 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की सह अध्यक्षता 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने की है। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो रोहिणी मधुसूदन गोडबोले थी एक भौतिक विज्ञानी। तो 5 का बी ऑप्शन है, भौतिक विज्ञानी थी। हाल ही में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का 17 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में सराहनीय योगदान के लिए रोहिणी गोडबोले को वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी है, जिनका हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? हीराबाई झरेका बघेल को। ये ऑप्शन सही जवाब है, हीराबाई झरेका बघेल को। तो छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और ये पुरस्कार हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किस संस्थान ने की? तो जो लीडरशिप समिट 2024 है, तो इसकी मेजबानी IIT गुवाहाटी द्वारा की गई। ए ऑप्शन IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया है? तो किसने किया है? ये किस शहर में किया गया है? कोलंबो, श्रीलंका में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने कोलंबो, श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR, तो ICCR ने भारत में पाली की शास्त्रीय भाषा की स्थिति का समर्थन करने के लिए कोलंबो में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के विद्वानों और भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया और धम्म और बौद्ध प्रथाओं के संरक्षण में पाली की भूमिका पर जोर दिया है। जो पाली भाषा, इस पर जोर दिया है। पाली को भारत सरकार की मान्यता बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ICCR भारत के विदेश मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 28 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।